अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। योगी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि आए दिन यूपी में मुसलमानों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर, इसके अलावा उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलते हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं और इस बात का संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सोमवार को कहा था कि इस मुद्दे पर दिशा निर्देश निर्धारित किया जाएगा जो पूरे देश में लागू होगा। इसी मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों मदरसों पर ताले लग रहे हैं वो तथ्य हमसे छुपे नहीं हैं। हर बार बीजेपी के आदेश पर मुसलमानों को कलंकित किया जाता है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। एक और उमर अब्दुल्ला योगी सरकार पर हमला बोल रहे थे और वहीं दूसरी ओर घाटी में उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा तेज है। पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अब वो 2 सीटों से मैदान में उतर रहे हैं। जब इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये उनकी पार्टी की ताकत को साबित करेगा। बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटें गंदरबल और बडगाम से नामांकन दाखिल कर दिया है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मन बदला और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। इसके पीछे राहुल गांधी से उमर अब्दुल्ला की दोस्ती बताई जा रही है, वही राहुल गांधी जिन्होंने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार सार्वजनिक प्रेम से जिस तरीके से बीजेपी प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको लेकर चर्चा और बहस खूब होती है। इस बार मौका था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पटना आने का। एक ही मंच पर दोनों मौजूद थे और फिर नीतीश कुमार ने अपनी गलती के लिए मांगी माफी। पटना में देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अंदाज में दिखे। पहले तो उन्होंने कहा कि IGIMS की स्थापना 1984 में हुई। शुरू में काम हुआ, लेकिन बाद में व्यवस्था बहुत खराब हो गई। जब हमारी सरकार बनी तो आकर देखा और इस पर ध्यान दिया। लोगों के इलाज की आधुनिक व्यवस्था की गई और डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया। फिर अचानक नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल की याद आ गई। उन्होंने कहा कि पहले वाले लोग कुछ नहीं करते थे, हमने 2 बार गलती की, उनके साथ गए। बीजेपी के साथ हम लोग शुरू से हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार में हम लोगों ने मिलकर सारा काम किया। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। वहीं जेपी नड्डा ने बार बार नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और अलग अलग योजनाओं में सहयोग को लेकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि 1983 से लेकर 2005 तक और 2005 से 2024 तक की IGIMS की यात्रा को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कब अमावस्या थी और कब पूर्णिमा। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के भी इतिहास को खंगालेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि IGIMS 1983 से 2005 तक यहां विकास की क्या गति थी।
और 2005 से लेकर के 2024 तक विकास ने किस तरीके से एक लंबी छलांग लगाई है, यह भी आपको साफ दिखने को मिलता है। नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए हैं, उनकी कोशिश बार बार ये विश्वास दिलाने में होती है कि वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे और यही कारण है कि कई मंच से नीतीश कुमार ने अपनी गलती स्वीकारी है। नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाते हैं कि वो अब उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को कितना भरोसा है ये तो पता नहीं, मगर आने वाला वक्त तय करेगा कि ये गठबंधन चुनाव तक साथ रहती है या नहीं रहती है और राष्ट्रीय जनता दल को इसका फायदा और नुकसान क्या होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट का जुलाना से चुनाव लड़ना तो तय माना जा रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कि बजरंग पूनिया भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इससे पहले दोनों एथलीट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद से विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिल्कुल, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। वहीं इस मौके पर बजरंग पूनिया का भी दर्द छलका। उन्होंने कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना था, लेकिन जो अत्याचार बेटियों के साथ हुआ था, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का, और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि अगर मनपसंद सीट से टिकट नहीं मिला तो बजरंग पूनिया को स्टार प्रचारक का जिम्मा मिल सकता है। वहीं इन दिनों के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि ये दोनों कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुए हैं। हमने विनेश को सम्मान दिया, हमारी बेटी हमारी शान है। बजरंग और विनेश के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर साक्षी मलिक ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है। हर किसी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन को गलत रूप ना दिया जाए। वो अभी भी आंदोलन से जुड़ी रहेंगी। उनके पास भी ऑफर था, हालांकि उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि जिस चीज से वो जुड़ी है उसको आगे तक लेके। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाउस एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता की कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने 10 दिन की और हिरासत मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि विधायक अमानतुल्लाह खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में ईडी का दुरुपयोग बंद करो के स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। उधर ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो इसका जवाब देने के बजाय बहस करते रहे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया, नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया है। जांच एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए थे, लेकिन वो केवल एक ही बार पेश हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने यह भी बताया कि खान की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मामले में सीबीआई की जांच आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतका और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई के पास डीएनए की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी। इसके बाद फाइनल ओपिनियन के लिए इसे एम्स भेज दिया गया था। एम्स के डॉक्टर्स के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया था, जिसके बाद ये बात पुख्ता हो गई कि रेप संजय रॉय ने ही किया था। आरोपी का डीएनए मैच हो गया है, जिसकी अब विस्तृत रिपोर्ट बनेगी, जिसमें कुछ समय लगेगा। सीएफएसएल एक्सपर्ट ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है। जब्त किए गए दूसरे एग्जिबिट्स से भी डीएनए मैच किया जाएगा। डिटेल रिपोर्ट एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर भी विचार कर सकती है। अब तक की जांच में रेप और हत्या में केवल संजय रॉय का नाम ही आया है। इसमें दूसरे शख्स की भूमिका सामने नहीं आई है। इस मामले में सीबीआई ने अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। जांच में 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए गए थे। आपको बता दें कि 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस को आदेश दिया था कि वो जांच सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई ने 14 अगस्त से इस मामले की जांच शुरू की थी, जो अब अंतिम पड़ाव पर है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इस घटना के सामने आने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता को निलंबित कर दिया था। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि धारा 370 अब इतिहास बन गया है और ये कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहे, वह अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। आर्टिकल 370 की छाया में अलगाववाद पनपा। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है और अब कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। हमने कश्मीर घाटी में आतंकी परिस्थिति तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उमर अब्दुल्ला को गुजरों, बकरवालों और पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। पिछले वर्षों में जम्मू को अन्याय होने वाली कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना हुई थी, इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना कराएंगे, जो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का तुष्टीकरण करेंगे। और सबसे बड़ा वादा है, आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और कड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार भेज देंगे। यहां से आतंकवाद को हमेशा के लिए हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा, डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा, मां सम्मान योजना को लेकर आएंगे, उज्ज्वल योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा, राजौरी में टूरिज्म स्पॉट बनेगा, घर की एक महिला को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। जो आरोपी है जिसने रैकी करवाई थी, जिसका नाम जावेद है, उसको जमानत मिल गई है। वहीं
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सवाल खड़े किए कि भाजपा कब तक इस मामले में राजनीति करती रहेगी और कब तक पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में रैकी के आरोपी जावेद को जमानत क्या दे दी। इसे लेकर फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या के मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद कन्हैयालाल मीणा के बेटे ने भी फैसले पर पूरी एनआईए जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। आज जिस प्रकार मतलब मेरे पिताजी के केस पे फैसला आया है जिसमें आरोपी जावेद को जमानत मिल गई है, तो ये किसी प्रकार से मतलब हमें तो सही नहीं लगता कि पहले भी एक आरोपी फरादुल बबला इस केस में छूट चुका है, इसके बाद आज जावेद और छूट चुका है। और क्या मतलब ऐसे चलते चलते जैसे जैसे समय गुजर रहा है और भी आरोपी इस केस में छूटते जाएंगे, और क्या उन दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमारे मतलब जहन में ये सवाल उठता है हर बार। और जिस तरह से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए बड़े बड़े नेता लोगों के द्वारा कि आपके इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलेगी, वो आज तक नहीं हुआ। 2 साल हो गए इस केस को। हमने शुरू से एक बात सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो भी कहीं साबित होता नहीं नजर आ रहा। इस मुद्दे को पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बड़ा हथियार बनाने वाली बीजेपी अदालत के फैसले के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। भले ही मामले की जांच एनआईए कर रही है, लेकिन शुरुआती 4 दिनों तक इसकी जांच में जुटी कांग्रेस सरकार की पुलिस के गलत अनुसंधान को ही इसके लिए वह अब तक जिम्मेदार बता रहे हैं। अब बीजेपी सरकार का कहना है कि वह फैसले के बाद जांच की कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना ज़रूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है, और हाँ वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी बिल्कुल की जाएगी, और इनके लिए भी पूरी तरह से जो पुख्ता इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे, और पक्ष इनका जो रखना है वो भी मजबूती से। भजनलाल सरकार के दो बड़े मंत्रियों के डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आने की बड़ी वजह पूर्व सीएम अशोक गहलोत का वह ट्वीट भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने आरोपी जावेद को मिली जमानत के बाद लिखा था कि बीजेपी आखिर कब तक इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेती रहेगी, और 10 महीने पहले बनी बीजेपी सरकार में इंसाफ कब मिलेगा। दरअसल पूर्व सीएम गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के समय किस तरह से बुनाया था। वैसे चुनाव के समय इस मामले में जमकर राजनीति हुई थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी कन्हैयालाल और उनके परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। ऐसे में 2 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कन्हैयालाल की अर्थिया विसर्जन अभी तक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के 70 छात्राओं के ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पहले छात्राओं के मोबाइल फोन पे अश्लील वीडियो भेजे जाते थे, उसके बाद उनको फोन करके धमकी दी जाती थी। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताते थे और गिरोह के अन्य सदस्य भी अपने आप को पुलिसकर्मी बता के छात्राओं से बातचीत करते थे। जानकारी के अनुसार मानकुवर बाई कॉलेज की 70 छात्राएं इस गिरोह की शिकार हुई हैं। 53 छात्राओं ने डरकर गिरोह को पैसे भी भेज दिए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था कि शिकायत से आज मामला संज्ञान में आया है। जबलपुर के मदन महल थाना पुलिस में मामले की शिकायत की गई। साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है। 70 से ज्यादा छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो और मैसेजेस भेजे गए। गुरुवार को छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन और पुलिस से की है। सभी छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर की हैं। छात्राओं के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर गंदे वीडियोस और मैसेज किए जा रहे हैं। इसके बाद से उनके पास किसी शख्स का वॉइस और वीडियो कॉल भी लगातार आ रहा है। पैसे मांगे जा रहे हैं। घबराकर 50 से ज्यादा छात्राओं ने 1000 से लेकर 20,000 रुपए तक ट्रांसफर कर दिए हैं।
आज मानकुवर बाई में कॉलेज मामला ऐसा था कि हम यहाँ पे आए और हमें जानकारी मिली कि कोई यहाँ पे ऐसा रैकेट चल रहा है जो कि सामान्य छात्राओं को अपना शिकार बनाकर उन्हें फ़ोन कर रहा है और उनसे न्यूड वीडियोस और ख़राब वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। वह पैसों की मांग ऐसी है 10,000, 40,000, 60,000 और गरीब बच्चियाँ बहुत ही मुसीबत से जो यहाँ कॉलेज पढ़ने आती हैं उनको इतनी बड़ी मांग करना तो वह डर कर सहम कर कुछ कैंपस नहीं आ रही और कुछ के पेरेंट्स ही उन्हें कैंपस नहीं मांग रहे। मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं को कॉलेज और थाने लेकर पहुंचे और इस पूरे मामले की शिकायत जबलपुर कलेक्टर एसपी महिला थाने और मदन महल थाने में लिखित दी गई है। वहीं छात्राओं ने इस ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न के खिलाफ कॉलेज में प्रदर्शन भी किया। जबलपुर के इस कॉलेज और हॉस्टल की छात्राओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कई छात्राओं ने तो कॉलेज आना बंद कर दिया है तो कईयों के परिजनों ने मारपीट कर कॉलेज को बंद करा दिया है और जिसके बाद से कॉलेज के इन छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्या पैदा हुई है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर पिछले कुछ दिनों से चढ़ रहे राजनीतिक पारे को मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने ताजा बयान से शांत कराने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने आज ये साफ तौर से कह दिया कि वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी बड़ी गलती रही कि वो 2 बार उनके यानी आरजेडी के साथ चले गए। हम अब ये गलती कभी नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो बिहार की सियासी फिजा गर्म हो गई थी। वहीं एक बार फिर चाचा भतीजे के साथ आने को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। बिहार की राजनीति में हलचल हुई तो बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के लोग हैं ये लोग सत्ता के लोभी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है, इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। इस चर्चा की गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंची और वहां के नेताओं ने भी इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं दी। कई चर्चाएं हुई कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदली कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही विराम लगा दिया और कहा कि वो किसी भी सूरत में अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? वहीं बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक पारे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ताजा बयान से शांत करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को लेकर साफ तौर से कहा कि वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी गलती रही कि वो 2 बार उनके साथ चले गए। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए सरकार की केंद्र में वापसी के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि हमसे गलती हुई थी जो हम छोड़कर गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद वो वापस लौटे और फिर दोबारा आरजेडी के साथ चले गए। इस तरह उनका पाला बदल 2 बार आरजेडी के साथ हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सच में अब पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई दफा आरजेडी में नहीं शामिल होने की बात कही थी और उसके बाद भी आरजेडी में शामिल हो गए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी बीच यूपी के हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस और पिकअप वैन के बीच में भीषण टक्कर हुई है। इसी बीच आपको बता दें, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। 8 की मौत, कई घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।